आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस किसे कहते हैं? तो नाम से ही जाहिर होता है एक ऐसी सरफेस जिसके हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो। जैसे ये एक सरफेस है, ओके, इस तरह से एक सरफेस है ये। तो इसके इस पॉइंट पे हमने चेक किया पोटेंशियल, मान लेते हैं इस पॉइंट पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, और इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट, इस वाले पॉइंट पे भी पोटेंशियल है 10 वोल्ट। ये सरफेस जितने पॉइंट से मिलके बनी है उस हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? 10 वोल्ट, यानी सेम पोटेंशियल। सो वी कैन से दैट the points all the points on this surface are having same potential. So this surface, which is the locus of these all points, will be known as इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, जितने पॉइंट से मिलकर ये सरफेस बनी है उस हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है? सेम है। तो ये सरफेस कैसी होगी? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये सरफेस एक 3 डायमेंशनल सरफेस भी है, हो सकती है। फॉर एग्जांपल, जैसे हमने एक चार्ज लिया, टेस्ट चार्ज, कोई सा एक चार्ज लिया, क्यू चार्ज लिया, पॉजिटिव क्यू चार्ज। तो इसके कारण इससे हमने आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट किया। आर डिस्टेंस पे इसका पोटेंशियल कितना होगा? V इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/R। ऐसे ही हमने इस तरफ आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो इधर भी पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। ऐसे ही इधर आर डिस्टेंस पे हमने फाइंड आउट किया पोटेंशियल, तो यहाँ भी कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। यहाँ पे आर डिस्टेंस पे निकाला पोटेंशियल इस पॉइंट पे, तो इधर भी पोटेंशियल कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। किसी भी पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे, इसके सराउंडिंग में आर डिस्टेंस पे किसी भी पॉइंट पे हमने पोटेंशियल फाइंड आउट किया, तो कितना होगा? 1/4πε0 Q/R। बाहर की तरफ हमने फाइंड आउट किया आर डिस्टेंस पे, तो वही 1/4πε0 Q/R। इधर के आर डिस्टेंस पे तो भी यही वैल्यू आ रही है, अंदर की आर डिस्टेंस पे तो भी ये वैल्यू आ रही है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देते हैं तो हमें कैसी सरफेस मिलती है? एक स्पेरिकल सरफेस, जैसे फुटबॉल की आउटर सरफेस होती है। ओके, तो एक स्पेरिकल सरफेस हमें मिलती है। वो सरफेस वो क्या क्या कहलाएगी? वो इक्विपोटेंशियल सरफेस, क्योंकि उस स्पेरिकल सरफेस का हर पॉइंट इस पॉइंट से कैसा है? इक्वल डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। तो इस चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पे हर पॉइंट पे आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। तो सरफेस के ऊपर हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसा है? सेम है। तो इस सरफेस को हम क्या कहेंगे? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसमें सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है द पोटेंशियल। पहले हम इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस की डेफिनेशन, फिर इसके कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। तो इसकी डेफिनेशन है द इमेजिनरी सरफेस on which at every point the electrostatic potential is same. Okay, so this is the definition of equipotential surface. अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहला कैरेक्टरिस्टिक तो डेफिनेशन से मिल जाता है, द पोटेंशियल इज सेम everywhere
on the surface. Okay, second characteristic इसका है the work done in carrying or moving a charge from one point to another point on an equipotential surface is 0. ओके, ये एक सरफेस है इक्विपोटेंशियल सरफेस. इक्विपोटेंशियल सरफेस यानी यहाँ का पोटेंशियल मान लेते हैं इस पॉइंट का नाम ए है, इस पॉइंट का नाम बी है. तो ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना वी ए, बी पॉइंट का पोटेंशियल कितना वी बी. और वर्क डन क्या होता है, चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाते हैं तो उस पर कुछ वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क डन ही क्या होता है, दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. ये हमें पता है वी ए माइनस वी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स. कहाँ ले जा रहे हैं हम, बी से ए पे, बी से ए पे, बी से ए पे हम एक टेस्ट चार्ज को लेके चलते हैं इस सरफेस के ऊपर. ओके, सो द वर्क डन इन मूविंग दिस चार्ज फ्रॉम पॉइंट बी टू ए. नाउ ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए वी ए इज इक्वल टू वी बी. दोनों का पोटेंशियल कैसा होगा, दोनों पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होगा, सेम होगा. सो दिस डिफरेंस विल बी 0. वी ए माइनस वी ए इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन चार्ज. सो दिस इज 0. सो वर्क डन इज इक्वल टू 0. ओके, तो जब पोटेंशियल सेम है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसलिए दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, देयरफॉर वी ए इज इक्वल टू वी बी. हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ की एनर्जी, इस पॉइंट की एनर्जी कितनी होगी, एनर्जी एट पॉइंट ए यू ए कितनी होगी, क्यू वी ए. ऐसे ही एनर्जी ऑफ पॉइंट बी यू बी इज इक्वल टू क्यू वी बी. और वर्क डन क्या होता है, सिंस वर्क डन क्या होता है, वर्क डन होता है पोटेंशियल डिफरेंस, एनर्जी का डिफरेंस. सो यू ए माइनस यू बी. अब वी ए और वी बी क्या है, इक्वल है, सो दिस इज 0. तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 या जो एनर्जी का डिफरेंस है वो भी क्या है 0, देयरफॉर वर्क डन इज 0. So remember this line, the work done in carrying or moving a charge from one point to another point on an equipotential surface, on an equipotential surface is 0. ओके, ये दूसरा कैरेक्टरिस्टिक हो गया. तीसरा देखिए, the electric field is normal to the equipotential surface. जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड उसके परपेंडिकुलर होता है. और इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है हमारा पॉइंट चार्ज. पॉइंट चार्ज के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे बनता है, सपोज ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है, तो इसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा बनता है, रेडियली आउटवर्ड. ओके, इससे हमने आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट किया. ये इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा, ये डिस्टेंस कितनी है आर, आर डिस्टेंस पे पोटेंशियल होगा कुछ, इतनी ही दूर यहाँ पे भी एक पोटेंशियल होगा, ये भी वही पोटेंशियल होगा, इतनी ही दूर यहाँ पे पोटेंशियल होगा, इतनी ही दूर यहाँ भी आर डिस्टेंस लेते हैं तो वही पोटेंशियल होगा, यहाँ भी वही पोटेंशियल होगा. तो अगर इन सारे पॉइंट्स को हम मिला देते हैं, सो दिस इज ए,
इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर हम इस डिस्टेंस की बात करें जो थोड़ी ज़्यादा डिस्टेंस है, ये वाली डिस्टेंस, ओके, तो इस पॉइंट का कुछ पोटेंशियल होगा। इतनी ही डिस्टेंस हम यहाँ लेते हैं तो वही पोटेंशियल होगा, इतनी डिस्टेंस यहाँ लेते हैं तो वही पोटेंशियल होगा, इतनी ही डिस्टेंस यहाँ ली तो इसका भी पोटेंशियल सेम होगा, इसका भी पोटेंशियल सेम होगा। मान लेते हैं ये वाली डिस्टेंस छोटी है तो इसका पोटेंशियल मान लेते हैं 100 वोल्ट है, यानी इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। अब डिस्टेंस हमने बढ़ा दी, डिस्टेंस बढ़ा दी तो पोटेंशियल कितना हो गया, थोड़ा डाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है 1/4πε0 Q/R। अगर डिस्टेंस ज़्यादा होगा तो पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो हमने ज़्यादा डिस्टेंस ली तो पोटेंशियल कम हो गया। मान लेते हैं इसका पोटेंशियल 80 वोल्ट, तो इसका भी कितना होगा 80 वोल्ट, इस पॉइंट का भी कितना होगा 80 वोल्ट, वही डिस्टेंस है। ओके, यहाँ भी कितना होगा 80 वोल्ट। तो इन सारे पॉइंट्स को मिला देते हैं तो ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है। ओके, तो ये पहली वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरी वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस। पहली वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट, दूसरी वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट। ओके, ऐसे ही एक और पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस हम बना सकते हैं, उसका पोटेंशियल भी कैसा होगा, हर पॉइंट पे उसका भी सेम होगा। जितनी भी इक्विपोटेंशियल सरफेस है, सपोज ये अंदर ले लेते हैं हम एक छोटी सी इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका मान लेते हैं पोटेंशियल कितना है 150 वोल्ट, क्योंकि डिस्टेंस कम हो गई तो पोटेंशियल ज़्यादा हो गया। तो हर इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल दूसरी इक्विपोटेंशियल सरफेस के कंपैरिजन में अलग है। इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल और इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस का पोटेंशियल अलग अलग है। इसका 150 वोल्ट है, इसका 100 वोल्ट है, लेकिन इस वाली सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है 150। इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। इस वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस के हर पॉइंट का वोल्टेज कितना है, पोटेंशियल कितना है 80 वोल्ट। तो अलग अलग इक्विपोटेंशियल सरफेस पे पोटेंशियल की अलग अलग वैल्यू होती है, लेकिन एक सिंगल इक्विपोटेंशियल सरफेस के लिए उसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा होता है, सेम होता है। ओके, सो रिमेंबर दिस। अब देखिए, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये जो सरफेस बन रही है ये कैसी है, दिस इज नॉट ए सर्किल, दिस इज स्फेरिकल शेप, यानी इसका कर्वेचर ऐसे भी है बाहर की तरफ, ऐसे भी है बाहर की तरफ, ऐसे ही अंदर की तरफ है, इस तरफ भी अंदर की तरफ है। तो ये फुटबॉल की जैसी स्फेरिकल शेप आ गई। तो ये छोटे छोटे से स्पेयर हैं, ये एक छोटा स्पेयर है, ये एक छोटा एक ये स्पेयर है और ये भी एक स्पेयर है। तो ये क्या है, स्पेयर की जो सरफेस है वो क्या है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये जो स्पेरिकल पोटेंशियल जो है, जो ये सरफेस है, ये कैसी है, स्पेरिकल सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होती है, रेडियली आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड, अदरवाइज इनवर्ड, बट होती कैसी है, रेडियली। ओके, तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी है, रेडियली आउटवर्ड। और जो रेडियस होती है वो स्फेयर के ऊपर कितना एंगल बनाती है, स्फेयर की सरफेस पे कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है और इक्विपोटेंशियल सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो है वो कितना एंगल बना रही है, 90 डिग्री। दिस इज 90 डिग्री। सो याद रख लीजिए इस चीज़ को कि ये कितना एंगल बनाती है, हमेशा 90 डिग्री। ओके, सो इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द इक्विपोटेंशियल सरफेस। और हम चाहें तो इसको प्रूव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये एक सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम होगा। ओके, नाउ मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसके परपेंडिकुलर नहीं है सरफेस के, वो इसके साथ में कुछ एंगल बनाता है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हम एज्यूम कर रहे हैं और हम अभी प्रूफ कर देंगे कि जो हमारा ये एजम्पशन है ये रॉन्ग है। ये थीटा एंगल नहीं बनाता, ये 90 डिग्री एंगल बनाता है। हम प्रूफ कर सकते हैं इस चीज़ को। देखिए, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के हम दो कंपोनेंट्स बना सकते हैं, क्योंकि एक वेक्टर क्वांटिटी है। वन कंपोनेंट विल बी पैरेलल टू द सरफेस, सरफेस के पैरेलल या सरफेस के टेंजेंशियल। एक कंपोनेंट तो वो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल वाला,
और एक इसके परपेंडिकुलर। ओके, तो एक परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट और एक पैरेलल वाला कंपोनेंट। अब देखिए, हम पहले ही बोल चुके हैं कि इस सरफेस के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। और इसके ऊपर जो वर्क डन है, कोई भी चार्ज को अगर हम लेके जाते हैं, कोई भी चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाते हैं, तो उस पर वर्क डन कितना है, 0 है। मान लेते हैं इस पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा Q। इस टेस्ट चार्ज को अगर हम इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है, तो इस डायरेक्शन पे इसके ऊपर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम करना चाहिए। और अगर इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में काम करेगा, तो इसके ऊपर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। तो अगर इसके ऊपर यहाँ फोर्स लगता है इस डायरेक्शन में और ये डिस्प्लेस होता है, तो इसके ऊपर क्या होता है, वर्क होता है। तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, F इंटू डी एक्स कॉस थीटा। स्केलर फॉर्म में F डॉट डी एक्स को हम क्या लिखते हैं, F डी एक्स कॉस थीटा। ओके, और F किसके इक्वल है, इसके ऊपर लगने वाला फोर्स किसके अंदर लग रहा है, इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर लग रहा है। सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड डी एक्स कॉस थीटा। ओके, अब हम पहले ही बोल चुके हैं कि जो वर्क डन है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है अगर ये, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इफ दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, देन वर्क डन इन मूविंग द चार्ज विल बी 0। तो वर्क डन कितना है, 0। अब देखिए, चार्ज, टेस्ट चार्ज जो रखा है हमने, वो तो 0 हो नहीं सकता। ओके, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसका यहाँ पे कोई कंपोनेंट तो है ही, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वो कंपोनेंट भी 0 नहीं हो सकता। ओके, डिस्प्लेसमेंट dx, चार्ज अगर मूव कर रहा है तो चार्ज का डिस्प्लेसमेंट भी 0 नहीं हो सकता। तो ये तीन क्वांटिटीज़ तो नॉन जीरो हो गई। अब बचा क्या, केवल कॉस थीटा। तो सो कॉस थीटा इज 0। तो कॉस थीटा 0 होगा कब, जब थीटा कितना होगा, 90 डिग्री। ओके, सो दिस थीटा विल बी 90 डिग्री। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के कैसा होगा, परपेंडिकुलर। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज द प्रूफ। हम इस तरह से इसको प्रूव कर सकते हैं कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है उस पर हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है, परपेंडिकुलर होता है। ओके, नाउ दूसरी चीज, फोर्थ पॉइंट, the direction of electric field is always along the lower potential. The direction of electric field is always along the direction of higher to lower potential. ओके, तो हम ये भी जानते हैं और ये हमें पता है एक फॉर्मूले से, E इज इक्वल टू माइनस dV अपॉन dr। dV अपॉन dr क्या है, देख लीजिए, नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि जो पोटेंशियल है, द रेट ऑफ चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस इज ऑलवेज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब इस पोटेंशियल के अंदर जो डिक्रीजमेंट है, वो पोटेंशियल के अंदर जो डिक्रीजमेंट है उसकी डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। या इसको उल्टा कह सकते हैं कि पोटेंशियल में जो इंक्रीज की डायरेक्शन है, पोटेंशियल की जो इंक्रीजमेंट की जो डायरेक्शन है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा, ठीक है, ये एक चार्ज है, इसका यहाँ पे इसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड। ओके, अब यहाँ पे इसका कुछ पोटेंशियल है इस चार्ज का 100 वोल्ट, थोड़ा दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा 80 वोल्ट, थोड़ा और दूर जाएंगे तो कम हो जाएगा 60 वोल्ट, थोड़ा और दूर गए तो 40 वोल्ट। अब देखिए ये क्या है, डिस्टेंस। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, पोटेंशियल का जो चेंज है वो होता जा रहा है। सो dV अपॉन dr क्या है, द चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। चेंज इन पोटेंशियल विथ रेस्पेक्ट टू डिस्टेंस। अब ये कैसा है, नेगेटिव। ओके, अब देखिए इसका मतलब क्या है कि
ये इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस देखिए, दिस इज इनिशियल पॉइंट, दिस इज फाइनल पॉइंट। तो इन दोनों पॉइंट को अगर मैं नाम दे दूं ए एंड बी, सो वी बी माइनस वी ए कितना हो गया 80 माइनस 100 यानी माइनस 20 वोल्ट। ओके, तो ए से बी तक अगर हम जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में हम जाते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। ओके, ए इनिशियल पॉइंट और बी फाइनल पॉइंट, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल पोटेंशियल 80, इनिशियल पोटेंशियल 100, तो कितना आया रिजल्ट माइनस 20 वोल्ट। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। तो हम कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी होगी, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ। अगर हम इस पॉइंट को सी नाम दे दें तो देखिए वी सी माइनस वी बी, वी सी माइनस वी बी। अब बी से हम किस पॉइंट पे जा रहे हैं, सी पॉइंट पे जा रहे हैं, तो इनिशियल पॉइंट बी है, फाइनल पॉइंट सी है, सो फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 60, इनिशियल कितना है 80, तो कितना आया माइनस 20 वोल्ट। सो अगेन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो इस रिलेशन का मतलब होता है द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो यहाँ पे इसके ऊपर एक तीर का निशान लगाएंगे और यहाँ पे हम चाहेंगे तो यूनिट वेक्टर लगा देंगे, और ये यूनिट वेक्टर हमें क्या दिखाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन, कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, या यू कह सकते हैं द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजमेंट ऑफ द पोटेंशियल। किस तरफ है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, डिक्रीजमेंट की तरफ। सपोज ये नेगेटिव चार्ज होता, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो पोटेंशियल तो यही होता, लेकिन क्या हो जाता नेगेटिव में। ओके, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कैसी हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो जाती है इनवर्ड। ओके, अब देखिए, अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या होना चाहिए, डाउन होना चाहिए। ओके, तो इनिशियल पॉइंट डी है, फाइनल पॉइंट सी है, तो वी सी माइनस वी डी, वी सी कितना है माइनस 60 माइनस ऑफ माइनस 40, तो कितना आया माइनस 60 प्लस 40, तो वापस से माइनस 20 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में अब हम वापस से किस तरफ जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में डी से सी की तरफ, डी इनिशियल पॉइंट सी फाइनल पॉइंट, डी से शुरुआत करी चलने की और कहाँ पे पहुँचे, सी पे पहुँचे। तो हमने स्टार्टिंग किया डी से, डी इनिशियल पॉइंट और सी फाइनल पॉइंट, और यही डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल क्या हो रहा है, डाउन हो रहा है। ओके, आप चेक कर सकते हो और भी, अगर हम सी से बी जाएँ या सी से ए जाएँ, सी से ए जाते हैं तो देखिए ए हो गया फाइनल पॉइंट माइनस सी हो गया इनिशियल पॉइंट, तो ए कितना पोटेंशियल है माइनस 100, सी का कितना है माइनस 60, तो माइनस 100 प्लस 60 कितना आया माइनस 40 वोल्ट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, रेडियली इनवर्ड टूवर्ड्स द सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, अंदर की तरफ, और हम भी किस तरफ चल रहे हैं, अंदर की तरफ। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में चलते हैं तो पोटेंशियल क्या होता है, डाउन होता है। सो रिमेंबर दिस रिलेशन सेज दैट द इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ओके, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। ओके, नाउ अब इसके बाद फिफ्थ पॉइंट, टू और मोर equipotential surfaces can never will never intersect each other. Because if they do so, then
then there will be two values of potential which is impossible or wrong. Okay, so remember this, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस, कभी भी ये अगर एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है वन, ये है सेकेंड इक्विपोटेंशियल सरफेस, दोनों एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, नेवर. ओके, क्योंकि अगर ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो इस पॉइंट पे, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, आप किसके पोटेंशियल को कंसीडर करेंगे, इस वाली सरफेस के पोटेंशियल को काउंट करेंगे या इस वाली सरफेस के पोटेंशियल को काउंट करेंगे. सो दिस इज अनरीजनेबल, इम्पॉसिबल. ओके, सो ये फिफ्थ पॉइंट हो गया. नाउ लास्ट एंड फाइनल पॉइंट, द सरफेस of a charge conductor is always, the surface of a charge conductor is always a equipotential surface. ओके, किसी भी चार्ज कंडक्टर की जो सरफेस है वो हमेशा क्या होती है, इक्विपोटेंशियल सरफेस होती है. देखिए, ये एक चार्ज कंडक्टर है, कैसी भी शेप हो सकती है, रेगुलर शेप, इरेगुलर शेप, कैसी भी शेप हो सकती है, कैसी भी शेप हो, उसकी जो सरफेस है हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस कहलाएगी. मान लेते हैं इस कंडक्टर को हमने कुछ चार्जेस दिए और चार्जेस का इस पर क्या हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हो गया. अब चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है यूनिफॉर्म हो, अगर रेगुलर शेप का है तो यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा, इरेगुलर है तो नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा. बट उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो सरफेस है चार्ज कंडक्टर की वो कैसी हो जाएगी, इक्विपोटेंशियल सरफेस. देखिए, जैसे ही हम चार्जेस रखेंगे, ये सारे चार्जेस को हमने ऐसे पकड़ा और एक पॉइंट पे रखा, ये कंडक्टर है, इसलिए कंडक्टर में क्या होता है हमें पता है, हमेशा चार्जेस आउटर सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं. एक जगह पे ले जाके रखा और चार्जेस ने क्या करना शुरू किया, रिपल्शन के कारण एक दूसरे से दूर जाना शुरू किया, एक दूसरे से दूर जाते गए और फैलते गए आउटर सरफेस पे. ये चलते रहते. और एक सिचुएशन ऐसी आती है, एक टाइम ऐसा आता है कि जब इनका डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, सारे के सारे चार्जेस अपनी पोजीशन ले लेते हैं और सेटल डाउन हो जाते हैं. सेटल डाउन मतलब फिर वो मूव नहीं करते हैं. जब वो पूरी तरह से सेटल डाउन हो चुके हैं, उस वक्त हम क्या कहते हैं, उस वक्त हम कहते हैं कि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 0, और बाहर पोटेंशियल कैसा है, हर पॉइंट पे सेम. ओके, इस बात का प्रूफ क्या है, तो इस बात का प्रूफ ये है कि हमने क्या कहा, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसको कहते हैं, जिसके हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा हो, सेम हो, यानी हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम हो, चार्जेस का मोशन ना हो रहा हो. क्यों नहीं होगा, देखिए, अगर ये सरफेस इक्विपोटेंशियल सरफेस है, हमें पता है कि जो चार्ज है वो हमेशा, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं पहले कि चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. ओके, एक दबी हुई स्प्रिंग को अगर हम छोड़ेंगे तो वो हायर पोटेंशियल, दबी हुई स्प्रिंग किस कंडीशन में होती है, हायर पोटेंशियल में होती है, तो वो क्या करेगी, वो भागेगी, लोअर पोटेंशियल की तरफ भागेगी. वही चीज़ है, जो चार्जेस हैं अगर वो दबे हुए हैं, टेंशन ज़्यादा उनके बीच में, तो वो हायर पोटेंशियल पे हैं, और अगर उनको हम फ्री छोड़ते हैं तो वो कहाँ भागते हैं, हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ. तो जो चार्जेस हैं वो हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागते हैं. ओके, और हमने क्या कहा कि यहाँ पे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है, यानी सारे चार्जेस रेस्ट में आ चुके हैं, सारे चार्जेस सेटल डाउन हो चुके हैं, कोई भी चार्ज इधर उधर मूव नहीं कर रहा है, कोई भी चार्ज हाथ पैर नहीं हिला रहा है. ओके, ये वाला चार्ज ना लेफ्ट को जाता है ना राइट को जाता है, ये वाला चार्ज ना लेफ्ट को जाता है ना राइट को जाता है, अपनी अपनी पोजीशन इन्होंने पकड़ के बैठ चुके हैं. अगर ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो इट मीन्स यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है. क्यों, अगर ये चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं, ये चार्जेस मूव कर रहे होते,
ये चार्जेस मूव कर रहे होते, कब? अगर यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होता तो, क्योंकि चार्ज की कंडीशन क्या मूव करने की, कि चार्जेस ऑलवेज मूव फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अगर यहाँ पे कोई भी पॉइंट हायर और कोई पॉइंट लोअर नहीं है पोटेंशियल में, तो इट मीन्स ये चार्जेस किस में है, रेस्ट में है, ये मूव नहीं कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल हम ये कैसे कह सकते हैं कि चार्जेस रेस्ट पे आ गए हैं? तो पहली बात याद रख लीजिए, चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुका है। चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट होते ही अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो जाता है, जीरो हो जाता है। और अंदर एक बार इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो उसका मतलब बाहर जितने भी चार्जेस हैं वो किस पे आ चुके हैं, रेस्ट में आ चुके हैं। अगर बाहर के चार्जेस सारे रेस्ट में आ चुके हैं तो इट मीन्स वो मूव नहीं कर रहे हैं। और अगर वो मूव नहीं कर रहे हैं तो यानी बाहर किसी भी पॉइंट पे, कोई भी दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता है। पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, जीरो। इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल कितना है, सेम है। अगर ये पॉइंट और ये पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, इस पॉइंट का और इस पॉइंट का पोटेंशियल सेम नहीं होता, इन दोनों में कोई डिफरेंस होता पोटेंशियल में, यानी अगर एक ज़्यादा होता पोटेंशियल और एक कम होता, तो ऑब्वियसली चार्ज मूव करता फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। लेकिन यहाँ पे चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं। अगर चार्जेस मूव नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब यहाँ पे हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। ओके, सो रिमेंबर दिस, किसी भी चार्ज कंडक्टर या यूँ कह दीजिए किसी भी कंडक्टर को जब हम चार्जेस देते हैं तो वो चार्जेस आउटर सरफेस की तरफ भागते हैं, डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ड्यूरिंग द डिस्ट्रीब्यूशन अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड मौजूद होता है। जब तक चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन चलता है तब तक अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। जैसे चार्जेस का डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो जाता है, चार्जेस सेटल डाउन हो जाते हैं, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो जाता है। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होते ही हमें एक इंडिकेशन मिलता है कि भैया जो चार्जेस हैं वो सारे के सारे सेटल हो चुके हैं, रेस्ट में आ चुके हैं। तो अगर सारे चार्जेस रेस्ट में आ चुके हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उनके बीच का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। क्योंकि अगर पोटेंशियल डिफरेंस एग्जिस्ट करता, अगर यहाँ पे पोटेंशियल किसी पॉइंट का कम या किसी पॉइंट का ज़्यादा होता तो ऑब्वियसली चार्ज हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता, लेकिन चार्जेस तो भाग नहीं रहे। अगर चार्जेस भाग नहीं रहे हैं तो इसका मतलब हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। यही हम कह रहे हैं। ओके, तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए इक्विपोटेंशियल सरफेस के। नाउ हम अलग अलग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उनकी इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे और उसमें सबसे पहले लेंगे हम पॉइंट चार्ज। इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ डिफरेंट चार्ज सिस्टम्स, जिसमें सबसे पहला है पॉइंट चार्ज। हमने एक पॉइंट चार्ज लिया, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। इस पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड, ये हमें पता है ऑलरेडी। ओके, और ये क्या है इसकी, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये पहली सरफेस है, इसका पोटेंशियल मान लेते हैं V1। ये दूसरी वाली सरफेस, इसका पोटेंशियल है V2। ये तीसरी वाली सरफेस, इसका पोटेंशियल है V3। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है यहाँ पे, रेडियली आउटवर्ड। और पोटेंशियल कैसा है, इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है यहाँ पे, स्फेरिकल। तो जो रेडियस होती है वो स्फेरिकल के क्या होती है, परपेंडिकुलर। सो दिस इज 90 डिग्री। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस और ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस जो होती है उस पर कैसा होता है, 90 डिग्री एंगल बनाता है। ओके, यहाँ पे हम ये भी देख सकते हैं V1 इज मोर देन V2 इज मोर देन V3। इक्विपोटेंशियल सरफेस, पहली वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा है और सबसे कम पोटेंशियल तीसरी वाली सरफेस का है।
ओके, अगर ये पॉजिटिव की जगह नेगेटिव चार्ज होता तो क्या होता, तो भी यही होता। बस इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्ट हो जाता। ओके, अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो ये इनवर्ट हो जाता और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस। अब देखिए, इसका पोटेंशियल है V3, इसका पोटेंशियल है V2 और इसका पोटेंशियल है V1। अब यहाँ पे देखिए V3 इज़ मोर देन V2 इज़ मोर देन V1, क्योंकि जैसे जैसे हम पास में आएंगे नेगेटिव चार्ज के, पोटेंशियल तो ज़्यादा होगा, लेकिन वो कौन सा होगा ज़्यादा, नेगेटिव वाला पोटेंशियल। तो नेगेटिव वैल्यू ज़्यादा होने से मतलब वो वैल्यू कम है। ओके, और यही तो अभी हमने कहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा किस तरफ होती है, फ्रॉम हायर टू लोअर पोटेंशियल। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किस तरफ है, लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ, और राइट में कौन है, V3 पोटेंशियल। तो राइट से लेफ्ट की तरफ, V3 से V2 की तरफ, V2 से V1 की तरफ, तो हायर से लोअर पोटेंशियल की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। V3 इज हायर पोटेंशियल, V1 इज लोअर पोटेंशियल। सो ये किसकी डायरेक्शन है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इनवर्ड, रेडियली इनवर्ड। ओके, सो पॉजिटिव सोर्स चार्ज, ये पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए और वो नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए। अब ऐसे ही ये तो पॉइंट चार्ज का हो गया। लीनियर चार्ज के लिए, लीनियर चार्ज की पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी होगी लीनियर चार्ज के केस में। देखिए लीनियर चार्ज यानी चार्जेस किसके ऊपर है, लाइन के ऊपर। ओके, तो इस तरह से। तो क्या दिख रहा है ये, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसा है, रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज दिया है ना हमने, सो रेडियली आउटवर्ड। और इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसी है, देखिए यहाँ पे ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, ये R डिस्टेंस, R डिस्टेंस। तो ये R डिस्टेंस पे जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब का पोटेंशियल कैसा है, सेम। तो ये एक सर्किल सा बन गया। ओके, इस सर्किल के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम। ऐसे ही ये सर्किल बना, ये भी R डिस्टेंस पे है, ये भी R डिस्टेंस पे, ये भी R। तो यहाँ पे जो सर्किल बना ये सब क्या है, R डिस्टेंस। तो इस सर्किल के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम। ऐसे ही इस सर्किल के हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम। ये सारे सर्किल्स को अगर हम मिला देते हैं तो क्या बनता है, सिलेंडर बनता है। ओके, सो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस आई है वो कैसी आई है, सिलेंड्रिकल, जैसे ये। ओके, ये इसका ये जो लाइन चार्ज है वो इसकी एक्सिस है। ओके, इस सिलेंडर की क्या है, वो एक्सिस है। ठीक है, तो ये जो कर्वेचर है, ये जो कर्वेचर वाली सरफेस है, ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस। इस कर्वेचर का हर पॉइंट, इस सरफेस का हर पॉइंट इस लाइन से कैसा है, R डिस्टेंस पे, इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए हर पॉइंट का पोटेंशियल कैसा है, सेम है। तो जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो कैसी है, सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, ये हो गया लाइन चार्ज के लिए।
नाउ इसके बाद सरफेस चार्ज। सरफेस चार्ज के लिए हमने क्या चीज़ यूज में ली थी, शीट या प्लेट, शीट या प्लेट, चार्ज शीट या चार्ज प्लेट। तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमें पता है। ओके, यहाँ पे भी याद रख लीजिए, लीनियर चार्ज के केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है बाहर, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन सी सरफेस, जो कर्वेचर वाली सरफेस है, सिलेंडर की जो कर्वेचर सरफेस है उसके परपेंडिकुलर है इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कैसा होता है, परपेंडिकुलर। ओके, रेडियस जो होती है सिलेंडर की वो सिलेंड्रिकल सरफेस पे कैसी होती है, परपेंडिकुलर, और इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में, रेडियस की डायरेक्शन में। ओके, ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिफॉर्म के अंदर, दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन बनाता है, शीट या प्लेट। ओके, अब देखिए यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करनी है, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट है सिंपल सा कि जो इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगी। तो हमारे जो जितने भी पॉइंट्स हैं सरफेस के, जितने भी पॉइंट्स हैं वो हमें ऐसे लेने हैं कि उनको मिलाने से जो सरफेस बनेगी वो कैसी होनी चाहिए, इसके परपेंडिकुलर। तो लाइक दिस। ओके, तो ये कुछ इस तरह से है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जा रही हैं और ये सरफेस है, तो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। इसका हर पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स को हम मिलाएंगे और उससे जो सरफेस बनेगी वो सरफेस कैसी है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड तो हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, और सरफेस कैसी हो गई, प्लेन, इक्विपोटेंशियल सरफेस, प्लेन सरफेस परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। नाउ इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कॉम्बिनेशन ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट इन नेचर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इसका कैसा बनता है, पहले वो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा ड्रॉ होगा। हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन कैसी होती है, फ्रॉम पॉजिटिव टूवर्ड्स नेगेटिव। ओके, इस तरह से। So this is the direction of electric field. ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल का। नाउ इसकी इक्विपोटेंशियल सरफेस देखिए कैसे बनेगी। हमारे पास एक रिलेशन है, E इज इक्वल टू डी वी अपॉन डी आर। यहाँ पे देखिए E और डी आर के बीच में क्या रिलेशन है, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहाँ पे जो डी आर है, डी आर यानी गैप, डिस्टेंस,
डिस्टेंस का डिफरेंस वो कैसा होगा, कम होगा। और जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कमज़ोर है, वीक है, वहाँ पे गैप ज़्यादा होगा। किस में गैप, तो सरफेस पे। देखिए कैसे, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ स्ट्रॉन्ग है, पहले देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है अंदर की तरफ, बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, कमज़ोर है। ओके, तो यहाँ पे इस चार्ज के कारण मान लेते हैं यहाँ पे पोटेंशियल है 10 वोल्ट, फिर थोड़ा सा दूर गए तो यहाँ पे वोल्टेज है 8 वोल्ट, फिर थोड़ा सा दूर गए 6 वोल्ट, ऐसे वोल्टेज है। ओके, तो ये जो डिफरेंस है 10 वोल्ट और 8 वोल्ट के बीच में, ये जो dV है, ये जो डिफरेंस है, ये दोनों पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है, जो डिस्टेंस है, जो गैप है, वो यहाँ पे गैप कैसा है, कम है गैप। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, तो इस वाली पोटेंशियल 10 वोल्ट वाली पोटेंशियल वाली जो सरफेस होगी उसमें, और 8 वोल्ट वाली जो सरफेस होगी, उन दोनों के बीच में गैप कैसा होगा, कम होगा। अब यही चीज़ यहाँ देखिए, यहाँ पे 10 वोल्ट और 8 वोल्ट यहाँ पे है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, वीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होने से यहाँ पे दोनों पोटेंशियल के बीच का, यानी dV के बीच का जो dr है वो कैसा है, ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो पोटेंशियल है, जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है यहाँ पे 10 वोल्ट वाली और 8 वोल्ट वाली, उनके बीच में यहाँ गैप ज़्यादा होगा और यहाँ गैप कम होगा। यहाँ गैप कम क्यों होगा, यहाँ पे dr कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा है। और यहाँ पे dr ज़्यादा क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम है। तो इधर कैसे बनेगी सरफेस, देखिए इस तरह से, ये ऐसे, फिर ऐसे, इस तरह से। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे गैप ज़्यादा है और यहाँ गैप कम है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। तो ये मान लेते हैं 10 वोल्ट वाली पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 8 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये 6 वोल्ट वाली इक्विपोटेंशियल सरफेस है। तो 4 वोल्ट वाली और भी दूर आ जाएगी। तो जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे वैसे वीक होता जाएगा और ये गैप क्या है, बढ़ता जाएगा। तो अगली बार ये इस तरह से होगा, तो इस तरफ गैप ज़्यादा मिलेगा हमें। ओके, ये हो गया इक्विपोटेंशियल सरफेस, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और ये जितने भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो सरफेस को बाहर निकल रहे हैं, ये सब 90 डिग्री बनाएंगे इसके साथ, 90 डिग्री एंगल। रिमेंबर दिस, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा कैसा बनेगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री एंगल। ओके, दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। 1 2 3 4, ये 4 हमने सरफेस ड्रॉ कर दी यहाँ पे और भी हो सकती है। ये चारों इक्विपोटेंशियल सरफेसेस है और चारों सरफेसेस का अलग अलग पोटेंशियल है, लेकिन हर एक सरफेस का पोटेंशियल हर पॉइंट पे कैसा है, सेम है। यानी अगर हम इस वाली सरफेस की बात करें तो इस सरफेस के जितने भी पॉइंट्स हैं उनका पोटेंशियल सेम होगा। अगर ये 4 वोल्ट यहाँ है तो यहाँ भी 4 वोल्ट होगा, यहाँ भी 4 होगा, यहाँ भी 4 होगा। अगर इसमें यहाँ पे मान लेते हैं ये 6 है तो 6 6 6 सबका 6 होगा। ये 8 वाली पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो सबका 8 8 होगा। ये 10 है तो सबका 10 होगा। तो यानी आपस में सबकी पोटेंशियल अलग अलग है, लेकिन खुद की इक्विपोटेंशियल सरफेस की खुद की हर पॉइंट पे पोटेंशियल कैसी है, सेम है। अब वही चीज़ यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ भी इसी तरह से बनेगा। बाहर की तरफ गैप ज़्यादा, अंदर की तरफ गैप कम। सो दिस इज इक्विपोटेंशियल सरफेस। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, इनवर्ट। लेकिन यहाँ भी इनवर्ट तो होगा, लेकिन एंगल कितना बनाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस के साथ, 90 डिग्री। ओके, तो ये जो गैप हम यहाँ पे कम दिखा रहे हैं, यहाँ पे ज़्यादा दिखा रहे हैं, बिकॉज ऑफ दिस, याद रख लीजिए। ओके, तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अगर सपोज करो दो सिमिलर चार्जेस हैं, तो अगर दोनों ही पॉजिटिव हुए तो, अगर दोनों पॉजिटिव होंगे तो क्या होगा। तो देखिए हम पढ़ चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स की प्रॉपर्टीज़ में कि इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स निकलेगी और ऐसे घूम जाएगी बिकॉज ऑफ रिपल्शन।
ओके, इस तरह से। क्योंकि दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव चार्जेस, ये इलेक्ट्रिक डायपोल और ये सिमिलर चार्जेस। तो इसमें क्या होगा, इसमें सिस्टम यही रहेगा। इसमें देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिलेगा आपको, बाहर की तरफ। अंदर की तरफ कैसा मिलेगा, वीक मिलेगा। तो अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है तो गैप कैसा होगा, ज़्यादा होगा। ओके, और बाहर की तरफ कम होगा। तो ये इस तरह से बनेगा। ये दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट तो नहीं करेंगी, बट मीट कर सकती है। मीट मतलब मिल सकती है। याद रख लीजिए इस चीज को, इंटरसेक्शन इसको कहते हैं। दिस इज इंटरसेक्शन एंड दिस इज मीटिंग, ये मिलना होता है। ओके, सो जब मिलती हैं तो एक पॉइंट ये इस तरह से। ओके, उसके बाद ये कुछ इस तरह से डिजाइन ले लेती हैं। और थोड़ी देर बाद फिर ऐसे। तो थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है इस ड्राइंग को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ओके, so remember this, electric field is always perpendicular to the equipotential surface। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे गैप, बाहर की तरफ गैप कम रहेगा, यहाँ पे गैप कम रहेगा और अंदर की तरफ गैप ज़्यादा रहेगा। ओके, जस्ट इसका उल्टा, डायपोल का उल्टा। ओके, और फाइनली जब हम दूर से देखेंगे इस सिस्टम को तो ये दोनों चार्जेस एक ही जगह पे कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो दूर से देखेंगे तो जो ये वाली सरफेस है हमें ये कैसी दिखाई देगी, एक सिंगल चार्ज के कारण वाली सरफेस। ओके, तो दोनों अगर एक ही पॉइंट पे कोइंसाइड होते हुए लगते हैं हमें, जब हम दूर से ऑब्जर्व करते हैं सिस्टम को, तो उसके कारण फिर जो सरफेस होगी वो एक सिंगल सरफेस ही होगी। तो इसलिए फाइनली ये वाली सरफेस कैसी हो जाती है, सिंगल। ये एक सरफेस बन गई। इन दोनों चार्जेस के कारण, दो अलग अलग चार्जेस के कारण एक इक्विपोटेंशियल सरफेस आ गई, ये वाली बाहर वाली। ओके, ऐसा क्यों, क्योंकि दोनों सेम नेचर के हैं। तो दूर से देखेंगे तो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड करते हुए दिखेंगे। तो उस केस में ये एक सिंगल चार्ज के जैसे बिहेव करेगा, तब इसकी एक पोटेंशियल इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट इक्विपोटेंशियल सरफेस। ओके, तो इसके अंदर यही पूछा जाता है। इसके अंदर जो क्वेश्चन बनते हैं इसमें जैसे एक दो छोटी मोटी चीज़ें हैं, अब देख लीजिए वो भी। जैसे इसमें क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, इस तरह से ये दे दिया और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3, और इसमें कुछ इस तरह से दे दिया। ओके, और ऐसे ही यहाँ पे 1 2 3, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। तो इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इन दोनों ड्राइंग के अंदर क्या डिफरेंस है? तो देखिए इन दोनों ड्राइंग को देख के हम बता सकते हैं कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, आउटवर्ड। तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका सोर्स कौन है, पॉजिटिव चार्ज। इस वाले का सोर्स कौन है, नेगेटिव चार्ज। ओके, ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है 1 2 3, इसमें हायर पोटेंशियल पे कौन सी वाली होगी सरफेस, 1। सो V1, दिस इज V2, दिस इज V3।
सो V1 इज़ मोर देन V2 इज़ मोर देन V3। और यहाँ पे अगर इसका पोटेंशियल V1 है, इसका V2 है और इसका V3 है, तो कौन सी ज़्यादा होगी? तो ऑब्वियसली V1 इज लेस देन V2 इज लेस देन V3, यानी V3 वाली पोटेंशियल, ये वाली सरफेस का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है दैट इज़ ऑलवेज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजमेंट ऑफ द पोटेंशियल, पोटेंशियल की डिक्रीज की डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन 3 से 1 की तरफ है, तो यानी डिक्रीज की डायरेक्शन में, यानी सबसे कम कौन सा है? 1 वाला, फिर उससे ज़्यादा 2, उससे ज़्यादा 3। ओके, तो इस तरह से। अब देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे बाहर जा रही है ना, ओके, तो इसको कहते हैं हम डाइवर्ज होना, डाइवर्जिंग। ये वाला फिनोमिना, ये वाला प्रोसेस कैसा है? डाइवर्जिंग। और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स क्या हो रही है? एक जगह आके इकट्ठी हो रही है, सो दिस इज कन्वर्जिंग। ओके, तो हमें केवल ड्राइंग देखकर ही बता देना है कि सोर्स चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो पोटेंशियल है कौन सी वाली सरफेस का ज़्यादा होगा। तो याद रख लीजिए, डाइवर्जिंग के केस में जो सोर्स चार्ज के सबसे पास में सरफेस होती है उसका पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होता है डाइवर्जिंग के केस में। ओके, डाइवर्ज यानी अलग होना, लाइन्स अलग हो रही। और कन्वर्जिंग के केस में जो सोर्स चार्ज के पास सरफेस होती है, सबसे पास वाली सरफेस होती है, उसका पोटेंशियल सबसे कम होता है। तो कन्वर्जिंग यानी एक जगह इकट्ठी हो रही है। ओके, ये तीनों लाइन, दिस इज डिफरेंस बिटवीन डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। ओके, so this is all about equipotential surface. Thank you.